गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पॉलिटिकल थॉट्स के यूनिट नंबर 1 के PYQs देखे थे जो 2025 में आए हैं, उनके सोर्सेज देखे थे। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स यूनिट 2 का देखेंगे। इनके सोर्सेज कहाँ से, कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन नंबर 1, किसने यह तर्क दिया है कि संपत्ति अधिकारों को सख्ती से बनाए रखना चाहिए बेशर्ते संपत्ति का अर्जन या स्थानांतरण न्यायसंगत रूप से हुआ हो? Who argued that property rights should be strictly upheld provided that wealth has been justicely acquired in the first place or has been justified transferred from one person to another person. Options are Mahatma Gandhi, Antonio Gramsci, Robert Nozick, and Thomas Hobbes. Hobbes related to द्वंदात्मक थ्योरी, रॉबर्ट नोजिक फॉर नेगेटिव लिबर्टी, जिग-जैग बुक है इनकी, एंटोनियो ग्राम्सी फॉर सर्वाधिकारवाद, महात्मा गांधी फॉर नॉन वायलेंस, साम्यवादी। विच वन इज करेक्ट? इनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे इस यूनिट को। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? रॉबर्ट नोजिक ने कहा है कि अधिकारों को सख्ती से बनाए रखना, संपत्ति के अधिकार को सख्ती से बनाए रखने चाहिए बेशर्ते संपत्ति का अर्जन तुमने या स्थानांतरण न्यायसंगत से ही हुआ हो। तो किसने कहा था? रॉबर्ट नोजिक ने कहा था। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। रॉबर्ट नोजिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया 1974 में लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, नोट डाउन करें। द इनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस फेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विटाइजेशन। प्रिंसिपल जस्टिस इन एक्विटाइजेशन, व्यक्ति किसी संपत्ति का हकदार है यदि वह उसे न्यायपूर्वक अर्जित करता है, जैसे श्रम, मूल, अधिकरण द्वारा। 1970 स्टेट एंड यूटोपिया बुक है, 19 से इम्पोर्टेंट है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विटाइजेशन, संपत्ति अर्जन का हकदार है। सेकंड देखते हैं, न्यायसंगत स्थानांतरण का सिद्धांत। न्यायसंगत स्थानांतरण का सिद्धांत, पीपल जस्टिस इन ट्रांसफर, a person is entitled to a holding if it has been transferred to them justified through voluntary exchange, through gift, through inheritance। न्यायसंगत रूप से स्थानांतरित की गई प्रॉपर्टी, जैसे स्वैच्छिक विनिमय द्वारा, उपहार या उत्तराधिकार में मिली प्रॉपर्टी को पीपल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर के थ्रू अपहेल्ड कर सकते हैं। वहीं पीपल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मैक्विटाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, श्रम या मूल अधिग्रहण द्वारा। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन इन जस्टिस, अन्याय के सुधार का सिद्धांत। यदि संपत्ति अन्यायपूर्ण रूप से अर्जित या स्थानांतरित की गई है तो उसे उचित सुधारात्मक कदम उठाकर प्रस्तुत किया जाए। यह नोजिक का तर्क है कि जब अर्जन और स्थानांतरण न्यायसंगत है तब तक संपत्ति अधिकारों की सख्ती से संरक्षण किया जाना चाहिए और पुनर्वितरण अन्यायपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। FR फंडामेंटल राइट्स में 7th राइट, प्रॉपर्टी राइट को अबोलिश कर दिया गया था। क्यों किया गया था? नोजिक के इस आर्ग्यूमेंट को देखो, राइट शुड बी स्ट्रिक्टली अपहेल्ड बट ओनली इफ द एक्विटाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फॉलो दीज प्रिंसिपल, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इट इज जस्ट इनजस्ट, अनजस्ट हो जाएगा। इस वजह से इन्हें किया गया था। ऐसे IQIP के द्वारा हम एक दूसरे को इंटरलिंक करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा और हम यहाँ से अपनी बढ़ा सकते हैं नॉलेज। चलिए सोर्सेज में देखते हैं। लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव, मिनिमल रोल ऑफ स्टेट, क्योंकि प्रॉपर्टी है, मिनिमल स्टेट ऑफ रोल स्टेट का रहता है। कहाँ पे? इन लिबर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में। इनलाइटमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? नोजिक के द्वारा दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इनलाइटमेंट में बताया गया है, an individual come to appropriate some previously unowned bits of the natural world. Voluntary transfer में individual use other labor and pay them as a market rates as per owner for the product of this labor. Rectification, the area where the state will unjustify to intervene in order to restore justice. ऐसे ही हमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इन्हें छोड़ सकते हैं, पर रॉबर्ट नोजिक की बुक
लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव है। 3 प्रिंसिपल कौन से उनके नाम याद रखें और थोड़ा सा उनकी की हेडिंग याद रखें। कौन सी अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया कब आई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये याद करना है। ये इनके सोर्सेज थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब वेस्टर्न पॉलिटिकल का। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द बुक ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ व्यूमेन। ए विंडिकेशन राइट ऑफ व्यूमेन फेमिनिज्म की मैरी वॉन्सक्राफ्ट है। कौन है इसमें? मैरी वॉन्सक्राफ्ट। फेमिनिज्म सबको पता है। मोस्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या उन्होंने इस बुक में क्या बताया। 1792 की बुक है। नारीवादी दर्शन में पहली रचनाओं में एक मानी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से हीन नहीं है, बल्कि शिक्षा की कमी के कारण ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने समान शिक्षा और अधिकारों की मांग की। यह रचना आधुनिक नारीवादी विचारधारा की नींव बनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये। फिर इनमें 3 ऑप्शन और थे। बैटी फ्रीडमैन फेमिनिस्ट की बुक कौन सी है? द फेमिन मिस्ट्री 1963 में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। नारीवाद की दूसरी लहर, मोस्ट इंपोर्टेंट राइट डाउन करेंगे। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव में मैरी वॉनक्राफ्ट आ गई। ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन, सेकेंड में फेमिन मिस्टिक आ गए हैं बैरी फ्रीडन के द्वारा। थर्ड में पियारो नो, N.A. बैलेस्टरो पियारो नो द वर्क ऑन इस्लामिक स्टडीज इन मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स पे बात करते हैं फेमिनिस्ट क्लास में। फातिमा द वेल ऑफ मेल इलाइट्स की बात करते हैं। मोरकन नारीवादी लेखिका है। क्वेश्चन इनके सोर्सेज कहाँ से आए, फेमिनिज्म क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फेमिनिज्म आधुनिक नारीवाद का ग्रंथ है। पहली बार लिखा गया था विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1972 में। सेकंड कौन से सम्मेलन में ये एस्टेब्लिश हुआ था और कहाँ से नारीवाद की शुरुआत हुई है? सेनेका फॉल सम्मेलन 1848, फॉल कन्वेंशन, सेनेका फॉल सम्मेलन 1848 को नारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। राइट डाउन करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डबल टिक मार्क कर दिया गया है। मैरी वॉन्सक्राफ्ट क्या है? इंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन लिखती है। सोर्सेज इसके ये हैं। इट इज़ फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? हन्ना आरेंट, वाल्डविन लेनिन, कार्ल मार्क्स, एडविन ब्रुक। हन्ना आरेंट लिखेंगे ऑन रिवॉल्यूशन के द्वारा, क्योंकि 1963 में उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता और क्रांति के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना की है। ऑन रिवॉल्यूशन में उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी क्रांति अधिक सफल रही क्योंकि उसने एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, जहाँ स्वतंत्रता की प्राप्ति, व्यवस्था आदि सब शामिल थे। सोर्सेज कहाँ गए हैं? हन्ना आरेंट और पहली बुक है इनकी। बुक्स तो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर किसी की। ये PYQs है, तो इनको तो यूँ समझ लो, रट्टा मार लो। बुक्स मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs है। हन्ना आरेंट द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म सर्वाधिकारवाद 1951 की है। ह्यूमन कंडीशन 1958 की है। ऑन रिवोल्यूशन 1963 की है, जो फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति करते और अमेरिकी क्रांति को सफलतापूर्ण बताती है क्योंकि वह राजनीतिक स्थिरता थी। ऑन वॉयलेंस इस पे लिखी गई थी। द लाइफ ऑफ द माइंड 1977 में लिखी गई, जहाँ ये क्रांति का दूर करते हैं कि क्रांति कुछ नहीं है, शांति रखो, इस बारे में उपदेश देते हैं। हन्ना आरेंट हेटेरोडॉक्स विचारक हैं। इन्होंने ये काम किया है। ऑन रिवॉल्यूशन, ह्यूमन कंडीशन, ओरिजिन टोटलिटरिज्म, जेरूसलेम में रिपोर्ट लिखेंगे। पेनल्टी ऑफ एविल की ऑन वॉयलेंस लिखेंगे। चलिए, ये हमारे थे वेस्टर्न थिंकर्स थे। मोस्ट इंपोर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स के 4 क्वेश्चन आए थे। चारों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 4 क्वेश्चन WPT से, यूनिट 2 से आए हैं। अब हम यूनिट 3 IPT देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, अच्छे से याद रहेगा। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कहाँ से क्या आया है, सोर्सेज क्या हैं, ये देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बुक 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज रिटन बाय। 6 ग्लोरियस बुक हिस्ट्री किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है या VD सावरकर ने लिखी है?
वीडी सावरकर द्वारा हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए जो भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए भारत द्वारा 6 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस पर उन्होंने 1857 में 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी जाती है। इसके सोर्सेज देखते हैं कि विशेषताएं देखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि 6 ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री 6 गौरवशाली युग पुस्तक विनियामक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई। उन्होंने भारतीय इतिहास के 6 युगों को वर्णित किया, जिसमें भारतीय सभ्यता के विदेशी आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया गया था, उपनिवेशवाद कैसे खत्म किया गया, उससे पहले सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्र पुनर्जागरण की भावना का विस्तार किया गया, भारत की ऐतिहासिक दृढ़ता और आत्मगौरव को संरक्षित किया गया है। इसके सोर्सेज क्या हैं? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 किसने लिखी गई है? वीडी सावरकर ने लिखी गई है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1923 में लिखी गई है। ड्यूरिंग असहयोग आंदोलन, हिंदू पातशाही और रिव्यू ऑफ हिंदू एम्पायर ऑफ महाराष्ट्र 1925 में ये मराठा क्रांति के बारे में बताया गया है। वो 6 ग्लोरियस इन इंडियन हिस्ट्री 1963 में लिखी गई है। महासभा 19वें अधिवेशन की घोषणा में भारत 2 विरोधी राष्ट्र एक साथ रहते थे, हिंदू और मुसलमान। 1937 में एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में प्रतिपादित सिद्धांत ने हिंदू महासभा के एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया। इन्होंने हिंदू महासभा को लाने में 1916 में हुए अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, द एविल्स ऑफ अधिकारवाद, इंडियन ट्रांजिशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम were written by Swami Vivekanand. Which one is correct? Indian air problems, modern India, the evil of Adhikarwad, Indian in transition mode, the problem of freedom, modern India। तो भैया इसमें ABCD ADE या BDE आएगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मॉडर्न इंडिया उस टाइम पे थी, तो ये लिखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म में बात करेंगे स्वामी विवेकानंद। तो एविल ऑफ अधिकारवाद, अधिकार छीनने जाएंगे बात है। मॉडर्न इंडिया उस समय आ चुका था। इंडियन हर प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे, बट इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम इन्होंने नहीं लिखी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी है। इसलिए A, B, C and D ऑप्शन आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ई हटा देंगे, ई हटाया तो हमारे ये देखो एक बार ये आपको ये और सिखा देते हैं कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। ई ऑप्शन नहीं आ रहा तो ई हटा दो और ई हटा दिया। अब बचा 2 ऑप्शन ABCD, तो ए और बी सही है, ओनली BCD, तो ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Sources: main work Indian transition 1922, the future of Indian politics 1929, historical role of Islam 1939, poverty and planetary 1944, revolution counter revolution China 1946, beyond communalism, कम्युनल समुदायवाद के महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समाज समानता संघ की स्थापना किसने की है? समाज समता संघ। क्षमता लाने कौन चाहेगा? अल्पसंख्यक वर्ग को हितों के संरक्षण कौन करेगा? हरिजन का शब्द का उत्पत्ति किसने की है? कमजोर वर्गों के लिए कौन लड़ रहा है? जवाहरलाल नेहरू लड़ रहे हैं, पंडित रमाबाई, वीडी सावरकर, BR अम्बेडकर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, BR अम्बेडकर। सोर्सेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समाज समता संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1927 में की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना। इस संगठन ने अस्पृश्यता के खिलाफ और दलितों के उत्थान के लिए जन जागरण में अहम भूमिका निभाई। यह संगठन अम्बेडकर के व्यापक सामाजिक न्याय और सुधार आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं?
बी आर अम्बेडकर एक सामाजिक न्याय के प्रवर्तक के रूप में दलितों के नेता, भारत संविधान के मुख्य शिल्पकार और स्वतंत्रता भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं। बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना 1924 में की है और महार सत्याग्रह में उन्होंने दलित लोगों को मंदिर प्रवेश पर भी जोरदार समर्थन किया था। सोर्सेज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंडिता रमाबाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंडियन नेशनल आर्मी से है, मुक्ति मिशन से, लैंड होल्डर सोसाइटी से, या धर्म सभा से है? मुक्ति मिशन है। मुक्ति मिशन रमाबाई फेमिनिज्म को सपोर्ट करिए। फेमिनिज्म के लिए महिलाओं की मुक्ति की बात करेंगी तो ऑप्शन ऑफ कोर्स सेकंड वाला करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन और सोर्सेज देखते हैं। पंडित रमाबाई ब्रिटिश भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारक, शिक्षित और महिला अधिकारों की समर्थक रही। उन्होंने 1898 में मुक्ति मिशन की स्थापना महाराष्ट्र पुणे में की थी। इस संगठन का उद्देश्य विधवा, अनाथ और वंचित महिलाओं का आश्रय, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं का शोषण जैसी कुकृत्यों को चुनौती दी। मुक्ति मिशन आगे चलकर भारत में महिला सशक्तिकरण और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जहां से महिला की स्वतंत्रता, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ टुवर्ड्स वुमेन्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सोर्सेज रमाबाई की बुक मुक्ति मिशन की स्थापना 1890 में की गई थी। शुरुआत पंडित रमाबाई द्वारा की गई थी। मुंबई में शारदा सदन होम फॉर लर्निंग की स्थापना की गई ताकि महिलाओं को शिक्षा दी जाए। केसरी हिंद की उपाधि 1919 में दी गई थी क्योंकि संस्कृत विद्वान थी। संस्कृत विद्यालय कॉलेज में दी गई थी। उन्होंने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में पंडिता की उपाधि दी गई थी। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। अब हम देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 से कहाँ से कितने क्वेश्चंस बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। 3 से 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम स्टैटिक से सोल्व करेंगे। देखते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज यूनिट नंबर 4। देखते हैं कितने क्वेश्चंस बने हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, इटली, टर्की, स्पेन। कौन सी पार्टी से संबंधित है? कब पार्टी स्थापित हुई थी? इसके प्रधानमंत्री कौन है? चांसलर कौन है? इटली की। सब ये वाला क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए, इतनी मीम्स बनी है इन पे। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए। जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 22 October 2022. She is the first woman to hold the post in Italian history. Meloni leads the right-wing Brothers of Italy पार्टी से संबंधित है। मेलोनी दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के नेता रही और 2022 में आम चुनाव में गठित गठबंधन सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रपति के पद पर हुई है निर्वाचित। इमाइग्रेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज, संप्रभुता, नेशनलिटी को सपोर्ट करते हुए अपने देश के विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सोर्सेज जो मेलोनी पीएम ऑफ इटली बनी है, कौन सी पार्टी से बनी? डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रदर्स ऑफ इटली, रिपब्लिकन पार्टी, या फिर कंजर्वेटिव पार्टी? इटली की तो कौन सी पार्टी से बनेगी? ब्रदर्स ऑफ पार्टी से बनेगी। कौन सी राइट विंग है, लेफ्ट विंग है? राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। लिखित क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों की उनके गठन वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, अवामी लीग बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका, बीजू जनता दल भारत। विच वन इज करेक्ट? DBECA. ऑप्शन नंबर 2 इज BCADE. ऑप्शन नंबर 3 इज BDCAE. ऑप्शन नंबर 4 इज DBCEA. बीजू जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश की है। सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन की है। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा कनाडा की है। तो अब यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, तो इसको तो हम एक को अगर हम लास्ट में लें और बीजू जनता दल से पहले आवामी ई, फिर उसके बाद सी, आवामी लीग बांग्लादेश की,
फिर सबसे पहले बनेगी सबसे पहले देश डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका, डी। उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद ई, और फिर उसके बाद ए। बी सी ए डी ई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएस 1828 में बनी है, सबसे पुरानी पार्टी है। फिर दूसरी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा बनी है, कॉन्फेडरेशन के तुरंत बाद कनाडा में गठित की गई थी। तीसरी आवामी लीग 1949 में ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग का गठन किया गया था। बिजू जनता दल 1997 में नवीन पटनायक द्वारा स्थापित की गई थी। क्षेत्रीय दल है एक। सर्वेंट ऑफ पीपल यूक्रेन जो भी राजनीतिक पार्टी व्लादिमीर जेलेंस्की की पार्टी है, सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। यूक्रेन रूस यूक्रेन वॉर वाला जेलेंस्की है ये, तो इनकी पार्टी 2018 में ही बनेगी। तो ई लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1779, 1803, 1828, 1901। डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की है, कब स्थापित हुई है? 1828 में स्थापित हुई है। देखते हैं कैसे। बिजू जनता दल 1897 में स्थापित हुआ। तेलुगु देशम पार्टी 1892 में। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम 1949 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन 1828 आएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहले 1828 में स्थापित हुई थी, क्योंकि 1601 के बाद और 1780 के बाद गौरवशाली क्रांति अमेरिका जो सफल हुई थी उसके बाद ही बनी थी। चलिए, यूनिट नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इंटरनेशनल रिलेशंस। यूनिट नंबर 5 15 से 20 क्वेश्चन कवरेज दे रही है। देखते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाज करेक्ट। बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, मुनरिच एग्रीमेंट, आर्मेनिया जीनोसाइड, यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड इन 1942, 1943, 1938, 1915, 1993। मुनरिच एग्रीमेंट सबसे पहले होता है, जर्मनी का है। म्यूनिख समझौता सबसे पहले होगा। तो ए का अगर हम सेकंड ले ले, सेटलगार्ड उससे पहले की है, अमेरिका की है। तो ए का तो ये आएगा। मुनरिच एग्रीमेंट 1938 सबसे पहले ये हुआ था। फिर आर्मेनिया जीनोसाइड 1993, सॉरी आर्मेनिया जीनोसाइड 1915, माय मिस्टेक। आर्मेनिया जीनोसाइड 1915 एंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल बने 1993 में। ईयू एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि G20 का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख मोड़ था, जिसने नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। म्यूनिख समझौता 1938 जर्मनी का महत्वपूर्ण मुद्दा था। आर्मेनिया जनसंघर्ष 1915 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम ओटोमन एम्पायर द्वारा आर्मेनिया के लोगों को परेशान किया गया था, सामूहिक हत्या की गई थी, बताया गया है। मास्ट्रिक्ट संधि औपचारिक रूप से स्थापित 1993 में प्रभावित हुई थी। यूरोपियन यूनियन के द्वारा हुई थी, तो 1993 में यूरोपियन यूनियन बनेगी। महत्वपूर्ण, चारों के चारों महत्वपूर्ण हैं। सोर्सेज एडुसिकर के क्विज हो चुका है, वहां पर भी दी गई है। और क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइन्ड बाय हन्ना अरेंट, मैक्स वेबर, मिल्टन फ्रीडमैन या जॉन विल्सन। हन्ना अरेंट नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल सर्वाधिकारवाद के 17 से 19 सेंचुरी के हैं। मैक्स वेबर पारंपरिक हैं, ये क्लासिकल लिबरल थ्योरिस्ट हैं, ये भी नहीं आएंगे। मिल्टन फ्रीडमैन फेमिनिस्ट वाले हैं, ये भी नहीं आएंगे। बचे कौन? जॉन विल्सन बचे हैं। जॉन विल्सन 1898 में जॉन विल्सन द्वारा वाशिंगटन कंसेंसस की एक शब्द
फॉर्मेट किया गया था। यह 10 आर्थिक नीतिगत सिद्धांत 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन का एक समूह था जिसे विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के संकटग्रस्त विकासशील देशों की सहायता करने हेतु बनाया गया था। एम क्या है? महत्वपूर्ण है। नीतिगत बाजार उदारीकरण, राजकोषीय अनुशासन, निजीकरण, विनियमन और व्यापार उदारीकरण पर जोर देकर बनाया गया वाशिंगटन कंसेंसस था। वाशिंगटन शब्द IMF, विश्व बैंक और अमेरिकी कोषागार US ट्रेजरी जैसे वाशिंगटन स्थित संस्थाओं की भागीदारी को दर्शाता है। सोर्सेज: The term Washington Consensus was coined by the John William to describe the politics of three international institutions based on Washington was IMF, World Bank and US Treasury Fund। जो कंसेंसस में क्या क्या महत्वपूर्ण है? फिजिकल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्मेशन, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, फ्लोटिंग एंड कम्पिटिटिव ऑफ एक्सचेंज रेट्स के बारे में सही करने पर बात की गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय विच ईयर ग्रीस जॉइन द यूरोपियन कम्युनिटी। ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय को कब ज्वाइन किया? 1981 में, 1978 में, 1977 में या 1985 में? It's 1981. A option is correct. Greece joined European Union in 1881 January. Greece became the 10th member of the State of European Union Council. Its membership followed by the signed by 1979 Treaty of एक्सेशन हस्तांतरित संधि के द्वारा 1979 की संधि के द्वारा लाई थी और 1981 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना की गई थी। सोर्सेज: यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। कंट्री ज्वाइन कब, कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया? 1958 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड ने। 2013 में न्यू कौन है? क्रोएशिया है। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया है। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन है। तो सबसे पहले 1958 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम विकसित देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन कब हुई? वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुई? डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर कब था? कन्वेंशन राइट ऑफ चाइल्ड कब आएगा? कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, राइट ऑफ वुमेन्स 1993 में बने, तो राइट ऑफ चाइल्ड 1993 में बनेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 1951 में, वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 19, जीनोसाइड 1975 में। ABCD ऑप्शन इज करेक्ट। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में अंगीकृत और 1992 में स्वीकृति मिली। सुरक्षा, विकास और गरीबी भागीदारी, बच्चों के जीवन और निःशुल्क शिक्षा के द्वारा सहभागिता, पारदर्शिता व मानव पूंजी के रूप में मनुष्य को विकास करना है। डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ bind subject of torture and cruelty, humanity, डिग्रेडिटी ट्रीटमेंट अंडर पनिशमेंट 1975 का है। क्वेश्चन नंबर मेजर ये थे, कब कौन सा हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 1975 का है। 1990 में कन्वेंशन राइट ऑफ चाइल्डहुड का, 1993 में वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट आ जाएगी और 1950 में जीनोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीस कीपिंग, यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन कब, कहाँ, कैसे हुई है? यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट प्रिविजन, यूनाइटेड नेशन मिशन इन द सूडान अंडर रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस। 1978, 1964, 1948, 2005। 19 यूनेस्को ट्रूस प्रोविजन 1948 का, यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ सूडान 1978 का है, यूनाइटेड लेबनान 1964 का है और पीस कीपिंग साइरस इन 2005 का है। फिनलैंड 1978 का हो गया और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स साइप्रस 1964 में होगी, टर्की 1964 में होगी। सोर्सेज: यूनिसेफ 1956, 1967 में बनेगा। पहली पीस कीपिंग जाएगी इजिप्ट में, दूसरा बनेगा यूनिफिल सिंस 1978 लेबनान की,
फिर 2005-11 सूडान की है। इसी तरह आपको आगे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते। ग्रेट ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जनमत संग्रह किस वर्ष हुआ था? 2013, 2014, 2016 या 2018? यूरोपियन यूनियन को बाहर निकालने के लिए यूरोपियन यूनियन से ग्रेट ब्रिटेन को बाहर निकालने के लिए कब सम्मेलन हुआ? 2018, 2014, 2013 या 2016 में? 2016 में हुआ था। ब्रेक्जिट बोलते हैं जिसको, यूरोपियन यूनियन से लीव हुए थे। सोर्सेज वही 2023 में क्वेश्चन ज्वाइन करते हैं यू को, जो कि हट जाता है, फिर 2017 वापस आएगा। वहीं 2016 में यूनाइटेड किंगडम अलग हो जाएगा जिसे ब्रेक्जिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड, सोवियत इन्वेंशन ऑफ हंगरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान, बर्लिन वॉल्स फॉल। बर्लिन वॉल कब गिरेगी? 1989 में। इस्लामिक वॉल रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान कब होगा? 1949 में। सोवियत इन्वेंशन ऑफ हंगरी कब होगा? 1956 में। सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा 1949 में। 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। शीत युद्ध के दौरान हंगरी द्वारा सोवियत संघ पराक्रम 1956 में हो जाएगा। राष्ट्रवादी क्रांति लाई गई थी। ईरान 1979 में पहलगाम राजतंत्र को हटाकर इस्लामिक का विस्तार करना चाहता था। बर्लिन द्वारा 1989 में गिरेगी जिससे शीत युद्ध की समाप्ति होगी। जर्मनी का पुनर्एकीकरण हो जाएगा। ये कोल्ड वॉर पीरियड देखा कब क्या हुआ, कौन से बर्लिन द्वारा कब गिरी, सोवियत संघ का नियंत्रण समाप्त होगा और शीत युद्ध के अंत हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोंटविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स 1933, a state has 4 features: a defined territory, a permanent population, an effective government, a capacity to enter into relation with other states, freedom to form the union। फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन किसी भी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो ई इफेक्टिव गवर्नमेंट, सी परमानेंट पॉपुलेशन रॉन्ग, ए डिफाइंड टेरिटरी राइट, कैपेसिटी टू एंटर रिबेलियन और अदर स्टेट्स इट्स रॉन्ग। डी तो आएगा। तो भाई स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता ही महत्वपूर्ण मापदंड हैं। Sources: The classical definition of the state is international law is found by the Montevideo Convention on the Rights and Duties under 1933। According to article of the defined territory होनी चाहिए, एक permanent population होनी चाहिए, an effective government होनी चाहिए, फिर एक capacity to carry out in relation with other states। इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द Maastricht Treaty relied in 1915, Chinese brutal military mass in Taiwan in 1979, US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un met in Singapore in 1920, Russian annexation of Crimea 1923। तो बी सी बी ए और डी, ई ए और डी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कब कौन सा जिनोसाइड हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन का 25 निम्नलिखित में से कौन से परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते सही रूप से मिलाए गए हैं? 1959 अटलांटिक संधि, 1963 आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, 1968 परमाणु प्रसार संधि, 1982 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ए बी और सी इज करेक्ट। 1959 अटलांटिक संधि ये विशेष रूप से परमाणु हथियार संधि नहीं है, यह अटलांटिक महत्वपूर्ण स्फोटक धर्मी अपशिष्ट निपटान प्रति में लगाती है। 1982 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम हस्तांतरित नहीं हुई थी जो कि 1982 में हुई थी। सिटी बीटी 1990s में हुई थी। और एनपीटी 1968 पीटी बीटी 1963 की है। सिटी बीटी 1990s की है। अटलांटिक संधि 1959 की है। ये इनके महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु स्टार्टेड द वॉर इज merely a continuation of politics। चक्रियता का सिद्धांत पॉलिटिक्स में किसने दिया? सुशांत सिर्क ने, जॉन लॉके ने, कार्ल वॉन क्लाइजविट ने, एडम स्मिथ ने। कार्ल वॉन
क्लाउज़विट्ज़ एक प्रसिद्ध जनरल सैन्य सिद्धांतवादी थे। उन्होंने तर्क दिया था कि युद्ध कोई अलग कार्य नहीं है बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। जब कूटनीति विफल हो जाती है तब राजनीतिक युद्ध ही भूमिका निभाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सोर्सेज मेन इन थिंकर चार्ल्स वेट महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन विच ईयर यूथांड अपॉइंटेड वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? 1959, 1961, 1963 और 1967? 1961 यूथांड द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इंडियन फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स था सुएज कैनाल पर 1956 में, फिर 1958 में हुआ था, फिर 1962 में हुआ है। यूथांड बर्मा के अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल थे। मर्कासूर वाला क्षेत्रीय इकोनॉमिक रीजनल ब्लॉक्स, मर्कासूर, एपैक, एफटीए, नाफ्टा, आसियान। आसियान 1967, नाफ्टा 1999, एफटीए 1949, एपैक 1987 और मर्कासूर 1951। EBACD ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सोर्सेज एशिया पीस कीपिंग फोर्स, मर्कासूर पीस कीपिंग फोर्स, फ्री ट्रेड ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन कन्वेंशन किस प्रकार अपनाई गई थी? 1977 में, 1979 में, 1979 सॉरी में अपनाई गई थी। ये महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं इनके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल पोजीशन हेल्ड, केपी मेनन, जस्टिस फजल अली कमीशन, केएस थिंगमूर, नल्लानी राजन सरकार। सरकार कमेटी, फजल अली कमेटी, मेनन कमेटी, थुंगुन कमेटी। ऑप्शन नंबर 3 केपीएस मेनन संयुक्त राष्ट्र कोरिया यूएन कमीशन और कोरिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था 2023-4 में। और जस्टिस फजल अली कमेटी 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग के तौर पर लिखी गई। के एस थिंगमैया कमेटी कोरियन युद्ध के दौरान न्यूट्रल नेशंस रिप्रेजेंटेशन कमीशन के थ्रू आई थी। सोर्सेज ये हैं इनके महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मिलेनियम विकास लक्ष्य एमडीजी किस वर्ष अपनाए गए थे? एमडीजी गोल 2000 में अपनाए गए थे जो 2015 तक चले थे। 2050 में एसडीजी गोल आगे 2070 तक चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करने के लिए, चाइल्ड मोरालिटी को समाप्त करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरिया वेस्टेज को कम करने के लिए ऑल सस्टेनेबल गोल्स, सतत धारणा का विकास किया गया है। ये इनके महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं। इसी के साथ आज हमारा ये सेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस BYQs यहाँ आए हैं। ये इनके महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं और ऐसे ये काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मेन ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, अन्ना अरेंट, टोटलिटरिज्म, लिबरलिज्म, नोजिक कैसे काम करिए बताने का प्रयास किया गया है। थैंक यू।